Very good morning, all of you. Good morning, my dear friends. Good morning, good morning. तो हमने एमसीक्यू डिस्कशन करना है आज. आई होप आपने ट्राई किया है ऑल द एमसीक्यूज. चैप्टर 1, चैप्टर 2, सप्लाई तक सब कुछ किया है. ग्रेट. सबसे पहला चैप्टर का एमसीक्यूज डिस्कशन. विच इकोनॉमिक्स डील्स विद द आइडियलिस्टिक सिचुएशंस? विच इकोनॉमिक्स डील्स विद द आइडियलिस्टिक सिचुएशंस? क्या आंसर लगता है आपको? ए बी सी डी? बी नॉर्मेटिव. क्यों? हाँ, तो आइडियलिस्टिक मतलब क्या होता है? व्हाट टू बी. आइडियल मतलब बेस्ट, तो बेस्ट मतलब व्हाट टू बी आता है ना फिर. यस, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी नॉर्मेटिव. एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Dash economics explains the economic scenario, economics phenomena according to cause and effect relationship. Sure? पॉजिटिव. अगर इसी आंसर को नॉर्मेटिव बनाना होगा तो ऊपर क्वेश्चन में क्या वर्ड आना चाहिए था? कॉज एंड इफेक्ट की जगह क्या रहता था फिर? बेस्ड ऑन एथिक्स. बेस्ड ऑन एथिक्स, तो वो नॉर्मेटिव बनता था. बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रहता तो वो पॉजिटिव बन गया. क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केट इकोनॉमी इज नॉट ट्रू? पहली बात तो मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. जिस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. ऐसा मार्केट इकोनॉमी में नहीं होता. तो वो क्या बन गया? रॉन्ग स्टेटमेंट. इसलिए वो बन गया करेक्ट आंसर. समझे? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. कंपेयर्ड टू अदर इकोनॉमिक सिस्टम, नेशनल इनकम इज मोर ऑफन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच इकोनॉमी? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कमांड इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी. करेक्ट. आपने इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स पढ़े रहेंगे ना? मैंने आपको पढ़ने बोला था, याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू कंसिडर टू बी नॉर्मेटिव वन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है नॉर्मेटिव है? ए. शुड वर्ड आ रहा है. ए आंसर करेक्ट है? श्योरली? बिल्कुल रॉन्ग है. करेक्ट आंसर इज बी. करेक्ट आंसर इज बी. दोस्तों, शुड वर्ड को देखकर डिसाइड कुछ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी टू पास सीए फाउंडेशन. क्या गलत बोला? सजेशन दिया क्या? यू शुड स्टडी टू पास सीए फाउंडेशन. ये स्टेटमेंट फैक्ट्स बेस्ड है या आपके नहीं, फैक्ट्स बेस्ड है या सजेशन बेस्ड है? फैक्ट्स बेस्ड है. यू शुड स्टडी टू पास सीए फाउंडेशन. कॉज एंड इफेक्ट फैक्ट्स पे बेस्ड है ना. वैसे ये भी फैक्ट्स पर बेस्ड है. फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन बोलता है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिजल्ट इफ एन इकोनॉमी हैज हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब कॉज क्या है? हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इफेक्ट क्या है? फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. कॉज एंड इफेक्ट ही तो है. जो फैक्ट है वही तो बोला जा रहा है. अच्छा, एक बात बोलो, जिस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे उस इकोनॉमी में क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा आएगा. तो गलत क्या बोला? जो होता है वही बोला ना. सजेशन है क्या वो? नहीं. आपने वर्ड फोकस क्या किया? शुड. शुड वर्ड देखकर डिसाइड नहीं करने का. क्लियर? Whereas स्टेटमेंट भी तो क्लियरली सजेशन है ना. चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग इकोनॉमी देन यूजिंग टैक्सेशन. भाई साहब, ये गवर्नमेंट को ज्ञान दे रहे, तो ये सजेशन ही तो हुआ. ये फैक्ट है क्या कि इंटरेस्ट रेट चेंज करना ये बेटर चॉइस है कंपेयर टू टैक्सेशन? किसने बोला? दोनों भी वेज है अपने अपनी जगह. ये बोल रहा है बेटर वे, मतलब ये क्या कर रहा है? खुद का वैल्यू जजमेंट पास कर रहा है. एवरीबॉडी. नेक्स्ट. In which type of economic system can efficiency be achieved only when demand for various products is accurately estimated and resources are allocated accordingly? कमांड इकोनॉमी. कौन सी इकोनॉमी में ऐसा होता है कि एफिशिएंसी अचीव तभी होती है जब डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्यूरेटली एस्टिमेट होते हैं और रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली अलोकेट होते हैं? कमांड इकोनॉमी. गवर्नमेंट यही तो करता है.
इकोनॉमी का डिमांड क्या है, अकॉर्डिंगली किस जगह कितने रिसोर्स डिप्लॉय किए जाएंगे, ये गवर्नमेंट प्लानिंग करता है फिर, जिसको हम सीपीए बुलाते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. Norms of behavior which satisfies the requirement of social rationality of economic activity are established by. क्वेश्चन किसको नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं समझा ऐसा कितने लोग हैं? ध्यान से समझो अभी एक बात को. नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर मतलब ही आप कैसे बिहेव करना चाहिए, जिससे कि रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल रैशनैलिटी पूरा हो. मतलब आप दवा बनाओ, दारू मत बनाओ. ये क्या बन रहा है? सोशल रैशनैलिटी क्रिएट हो रहा है कि सोशली जो डिजायरेबल है आप वो बना रहे हो, जो अनडिजायरेबल वो आप नहीं बना रहे हो. समझे क्या? तो ये क्या बन रहा है? कौन सा स्टेटमेंट है ये? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है ये. आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पर. और उस नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज. पहला एमसीक्यू, डैश इंडिकेट द चेंजेस इन द इन द कंज्यूमर्स परचेसिंग हैबिट डिपेंडिंग ऑन द प्राइस वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. डिमांड शेड्यूल. देखो कितना अलग तरीके से बात किया डिमांड शेड्यूल के बारे में, और आपको समझना चाहिए वो डिमांड शेड्यूल है बिकॉज कंज्यूमर्स परचेसिंग हैबिट डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस वेरिएशन मतलब प्राइस है. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जहां होता है उस टेबल को हम क्या बुलाते हैं? डिमांड शेड्यूल. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैव ऑन द परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर? क्या लगता है आपको? क्या डिक्रीज आएगा? क्यों इंक्रीज होगा भाई? ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज क्यों होगा? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो परचेसिंग पावर करने ही वाला है ना. 1000 रुपए का इनकम है, प्राइस बढ़ रहा है 100 रुपए लीटर, फिर हो गया 105 रुपए लीटर, फिर हो गया 110 रुपए लीटर. तो प्राइस बढ़ रहा है तो परचेसिंग पावर उस 1000 रुपए का क्या होगा? कम होगा. तो करेक्ट आंसर इज डी, सॉरी बी, डिक्रीज. समझा? नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड occurs as a result of change in the price of the good. आपका बस मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं बीच बीच में. ठीक है, आपको अगर लगे कि कुछ नहीं आ रहा है भाई, बहुत डेंजर क्वेश्चन, तो बीच बीच में ऐसे दिए क्वेश्चन आपको. ठीक है, पीएस के टेस्ट में ऐसे रहेंगे बट कम रहेंगे, कम रहेंगे थोड़े से. चेंज इन डिमांड as a result of factors other than price is known as, श्योर, शिफ्ट इन डिमांड. सर श्रिंकिंग क्या होता है? ऐसे वर्ड्स को मीनिंग कुछ नहीं होता, ऑप्शन में दिया है बस. ऑप्शन कैन बी एनीथिंग विच इज नॉट इन योर सिलेबस ऑल्सो, मे बी नॉट एग्जिस्टिंग ऑल्सो. समझा क्या? वो कोई ऐसा कंसेप्ट भी नहीं रह सकता है. सो डोंट वरी अबाउट ऑप्शंस. अदर देन डिमांड, अदर देन प्राइस वाले फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स. और अदर फैक्टर्स के वक्त डिमांड क्या होता है? या तो राइट में शिफ्ट या तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है. Dash refers to consumers' reaction to the change in the relative price of two products, keeping the total utility constant. Sure? Substitution effect because consumer का reaction बोल रहे हैं. Consumer क्या करेगा? Reaction. अगर कोई एक चीज के दाम, दो चीजों के दाम में से एक आधा चीज का दाम चेंज हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा? या तो इसको छोड़ के उधर जाएगा या तो उसको छोड़कर इधर आएगा. क्या बुलाते हैं हम इसको? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6th क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर्स परचेसिंग पावर. क्या बोलते हैं इसको? श्योर, पक्का? इट इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट. मैंने कितनी बार बोला आपको, इनकम इफेक्ट के अंदर इनकम को चेंज नहीं करने का, इनकम के परचेसिंग पावर को चेंज करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, when the price of good X goes up, the demand for goods Y in the construction sector decreases. तो गुड X और Y क्या रहेंगे? May be
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप हर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में आता है क्या? इनवर्स रिलेशनशिप हर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच आता है क्या? यस, बट हर इनवर्स रिलेशनशिप वाला कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी नहीं है, इसलिए यहां पर मे बी वर्ड यूज किया है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तब शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है, तब सेम डिमांड कर्व पे आप ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ आते हो। बराबर है क्या? ये कर्व देख लो एक बार, इसका बी सी वाला पोर्शन देख लो। ये बोल रहे बी सी कर्व इन द डायग्राम इज द डिमांड कर्व ऑफ विच गुड्स? श्योर। वाई एक्सिस पर क्या है? इनकम। तो इनकम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बी सी पोर्शन पे फोकस करो, इनकम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बी से सी पे क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इनकम बढ़ने के बाद क्वांटिटी कम किसका होता है? इंफीरियर गुड्स का होता है। आर यू वेरी क्लियर? एनी डाउट्स? पक्का? income distribution affects the income distribution affects the करेक्ट। अदर फैक्टर्स अलग से लिखे थे और ऊपर 4-5 फैक्टर्स थे, याद है क्या आपको? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये अलग से था। उसके नीचे अदर फैक्टर्स थे, और मैंने जैसे ही अदर फैक्टर्स पढ़ाए तब मैंने बोला ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं। पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ही था, याद आया? इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ही था। तो करेक्ट आंसर इज मार्केट डिमांड। तो ये मार्केट डिमांड जो होता है, वो जो अपनी डिटर्मिनेंट्स का लिस्ट था, उसमें अदर फैक्टर्स जो है वो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं। आप जाओ पीछे चाहिए तो स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स में जहां पर अदर्स लिखा है वहां पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में मार्केट डिमांड अफेक्टिंग। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मिला क्या आपको? ये देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब होता है तो उसमें आपके पास प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब दिख रहा है क्या आपको? देखो ये स्लाइड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो ऊपर के 4 आइटम है ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें। अदर फैक्टर्स में ये सब चीजें जो लिखी है ये क्या है? यस, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें थी। तो आप उधर लिख सकते हो अदर्स के, उधर लिख सकते हो मार्केट डिमांड। हाँ, मैं कर दूंगा पीडीएफ शेयर। आज क्लास के एंड में याद दिला दोगे? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपन लोग? 10th हो गया था। Assume that market demand curve for soft drinks is known and given to us. On the onset of hot weather, price remaining the same, consumer would move to a higher demand curve. देखो अभी टेक्निकली कैसे लिखा है इन्होंने, क्या वर्ड यूज किया? मूव, बट क्या लिखा? हायर डिमांड कर्व। समझने वाली बात क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। करेक्ट। अदरवाइज आपने मूवमेंट और शिफ्ट ये सिर्फ वर्ड याद रखे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मूव टू हायर डिमांड का मतलब ही डिमांड कब चेंज हो रहा है, मतलब ही वो शिफ्ट बोल रहे हैं। सिर्फ वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? मूव। तो ये प्राइस है या अदर फैक्टर्स है? अदर फैक्टर्स है, वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन है। प्राइस कांस्टेंट क्लियरली बोला है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द रियल इनकम इफेक्ट इज डैश। In case of normal goods, the real income effect is. How many of you say negative? 1 2 3, बाकी कोई नहीं पीछे? In case of normal goods, the real income effect is. आप तीनों भी करेक्ट हो। नेगेटिव क्यों?
नॉर्मल गुड्स मतलब मीडियम प्राइस रेंज ही होता है, बोलता मैं आपको, नॉर्मल गुड्स बोला ना, तो इनका प्राइस बढ़ने के बाद आपका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, खत्म हो गया। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। डिमांड कम हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, उन्होंने डिमांड पूछा भी नहीं आपको। क्या, ये आपको डिमांड के बारे में बोल ही नहीं रहे, ये आपको इनकम इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बोल ही नहीं रहे, ये आपको बोल रहे प्राइस बढ़ने या गिरने के वक्त क्या होगा, आपका इनकम का परचेसिंग पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ा, इनकम का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। प्राइस घटा, इनकम का परचेसिंग पावर बढ़ेगा। तो ये दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट, इनवर्स, इसी को बोलते हैं नेगेटिव। करेक्ट, लिख दो उधर, प्राइस अप एरो इज इक्वल टू परचेसिंग पावर डाउन एरो। इनवर्स रिलेशनशिप। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो जो लोग पहले वाला आंसर पॉजिटिव सोच रहे थे उनके लिए जानबूझ के ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डाला। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, इनकम चेंज होता है और उसकी वजह से डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या होता है, बढ़ेगी। ये रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट है, मतलब पॉजिटिव है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आप अगर साथ में पढ़ोगे एक के बाद एक तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि रियल इनकम इफेक्ट में हम इनकम को चेंज नहीं करते मगर इनकम इलास्टिसिटी के वक्त करते हैं। करेक्ट, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी में हम क्या बोलते हैं, इनकम बढ़ा तो डिमांड पे असर क्या होगा, इनकम घटा तो डिमांड पे असर क्या होगा। आर वी चेंजिंग द इनकम, यस, बट इन केस ऑफ रियल इनकम इफेक्ट वी डोंट चेंज द इनकम, वी चेंज द प्राइस। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट 14th वन, which goods have income elasticity greater than 1 and which have less than 0, luxury and inferior, very good। क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोला मतलब रिलेटिवली इलास्टिक, वो तो लग्जरी के केस में होता है। और लेस देन 0 बोला मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, वो कहां आता है, इंफीरियर गुड्स में आता है। करेक्ट, सो लग्जरी एंड इंफीरियर, ए इज द करेक्ट आंसर। मार्केट डिमांड इज, market demand is horizontal summation as well as lateral summation. Everybody, not only one is the correct answer, A only is not the correct answer, 1 and 3 both are correct answer, तो correct answer is D। what is the meaning of horizontal summation, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना। तो प्राइस यहां पर है कंज्यूमर ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 टोटल, तो हम क्या करते हैं, प्राइस 10 रुपया, इन सब का डिमांड का टोटल आता है मार्केट डिमांड। करेक्ट, प्राइस 7 रुपया, इन सब के डिमांड का टोटल आता है मार्केट डिमांड। तो आप टोटल मार्केट डिमांड निकालने के लिए क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल समेशन कर रहे हो। अच्छा, लैटरल समेशन मतलब क्या हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। देर कैन बी अल्टरनेट समेशन ऑल्सो, एक के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद सातवां। आर वी डूइंग लैटरल समेशन और अल्टरनेट समेशन, लैटरल समेशन। लैटरल मतलब इस डायरेक्शन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, विदाउट मिसिंग आउट एनीथिंग। अब जितने भी बायर्स है अगर सबका टोटल ले रहे हो, इसका मतलब वो कौन सा समेशन हुआ, लैटरल समेशन हुआ। अगर एक को छोड़कर तीसरा, तीसरे को छोड़कर पांचवा कर रहे अपन, मतलब चौथे को छोड़कर पांचवा कर रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट समेशन बोलते हैं। वी आर हियर वी आर डूइंग लैटरल समेशन। तो करेक्ट आंसर इज 1 एज वेल एज 3, मतलब डी आंसर करेक्ट है। एग्जाम में अगर आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, ए को, समझा कि नहीं। इसलिए मैंने बोला कि चारों ऑप्शंस पढ़े बगैर टिक नहीं करने का। For a commodity with a unitary elastic demand curve, if the price of the commodity rises, then the total consumer expenditure will remains constant. Sure, decrease. How many of you say constant? The rest of you, what do you say? कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। क्या भाई ओजस,
क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? टोटल आउटले। टोटल आउटले में मैंने आपको सिर्फ 3 बातें याद रखने बोली है। प्राइस गिरो बढ़ो कुछ भी हो, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो यूनिटरी इलास्टिक, करेक्ट, जो इधर मैच हो रहा है। देखो ना इधर क्या बोल रहे हो लोग, फॉर कमोडिटी विथ यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। प्राइस अगर राइज हुआ तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, तो करेक्ट आंसर तो सी है। सेकंड चीज मैंने याद रखने बोली थी, प्राइस इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, या प्राइस डिक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ई ग्रेटर देन 1 है। और तीसरी चीज मैंने याद रखने बोली थी आपको, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है तो ई लेस देन 1 है। अगर आप फास्ट ट्रैक नोट्स भी देखोगे तो मैंने उतना ही पार्ट दिया है, एक छोटा सा टेबल दिया है, बस 6 पॉइंट्स दिए उसमें, बस उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के डाले हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल उस टेबल के जस्ट ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन के लिए डाले। पॉइंट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको नीचे का टेबल समझता है तो। समझे? क्वेश्चन नंबर 17, यूजुअली डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स इज हाईली inelastic. Can we not say slightly elastic? कभी भी स्लाइटली इलास्टिक नाम की कुछ चीज नहीं होती, स्लाइटली इनइलास्टिक नाम की कोई चीज नहीं होती। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक ऐसे ही होता है। सो इट विल बी हाईली इनइलास्टिक। एवरीवन, नेक्स्ट 18th one. If demand for a product reduces by 2% as a result of increase in the price by 10%, what is the price elasticity of demand? Plus 0.2 या minus 0.2? Plus 0.2 because coefficient word use नहीं किया है all of you. If demand for cricket balls increases from 50 to 55 because of the fall in the price from 25 to 24, what is the price elasticity of demand? 2.5. Which method you are using? Point method, because change is very less. चेंज लेस रहेगा तो क्या करते हैं अपन? पॉइंट मेथड यूज करते हैं, राइट? सॉल्व किया क्या सबने इसको? बोलो फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी का? EP इज इक्वल टू P1, P1 कितना? 25, Q1 कितना? 5050 इंटू डिफरेंस इन क्वांटिटी 5, डिफरेंस इन प्राइस 1। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर 2.5 आएगा। When Coca-Cola company, Coke and Pepsi introduces colas in mini bottles with a low price of ₹5, the demand for tea and coffee in the small stalls declined drastically. क्वेश्चन क्या है समझा? कोका कोला ने क्या किया? छोटे बॉटल्स लाए 5 रुपए वाले, उससे क्या हुआ? लोग चाय एंड कॉफी पीना कम कर रहे हैं और ये कोलास पी रहे या पेप्सी पी रहे, व्हाटएवर, ठीक है? तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन कोलास एंड अदर बेवरेज मतलब टी एंड कॉफी, क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव है? कितने लोग बोलते पॉजिटिव है? श्योरली पॉजिटिव है। यस, क्यों? डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है, प्राइस ऑफ कोलास घट रहा है, अदर बेवरेजेस का डिमांड भी घट रहा है। और वैसे सब छोड़ दो, सब्सटीट्यूट गुड्स है ना यार, सब्सटीट्यूट में रिलेशनशिप क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी, पॉजिटिव। आई होप नेगेटिव वालों को अपना गलती समझा है। ओके एवरीवन, जितने मिस्टेक करने मेरे साथ करना है, इधर करना है, एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर विच रेंज रिप्रेजेंट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। श्योर? डिमांड कर्व में जितना नीचे जाओगे इलास्टिसिटी उतना कम होगा, जितना ऊपर जाओगे इलास्टिसिटी उतना बढ़ेगा। तो डी और सी में क्या होगा? लेस देन 1 होगा, मगर ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर है कि नहीं? करेक्ट आंसर इज डी सी। अगर डॉट डी पर बोला तो 0 आएगा, डी और सी के बीच ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। एग्जैक्ट बी मतलब उधर कोई है नहीं एक्चुअली मिड पॉइंट, बट अगर रहता तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर 1 होता। ऊपर वाले ए पॉइंट पर इन्फिनिट होता, ए और बी में ग्रेटर देन 1 होता, करेक्ट। Cross elasticity between perfect substitutes will be
वेरी गुड, इन्फानाइट याद है आपको? अपन ने 4 चीजें पढ़ी थी, क्रॉस इलास्टिसिटी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ओनली सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट रिलेटेड। याद आया? पहला आंसर था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का इन्फानाइट, ओनली सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव, नॉट रिलेटेड का जीरो, कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव। याद है दोस्तों? If the commodity has more number of uses, the demand will be more elastic. ये determinants of price elasticity में कवर किया था अपन ने। Higher the uses, more the elasticity, क्योंकि डिमांड चेंज का स्कोप ज्यादा है। याद आया? नेक्स्ट, in case of substitutes, the cross elasticity will be dash and complementary cross elasticity will be dash. अभी कवर किया अपन ने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल ऑफ यू। Regardless of the changes in the demand, if the quantity of goods remain unchanged, then the demand curve will be vertical parallel to y-axis, perfectly inelastic. या याद है? सुनो अभी ध्यान से। Regardless of, उधर देखो, मैं जो वर्ड रिप्लेस कर रहा हूं उस पर ध्यान दो और आंसर बताओ क्या रह सकता है। Regardless of changes in the price, if total expenditure remains unchanged, the demand curve will be dash. ये चारों में से सिलेक्ट करना है आपको। Regardless of changes in the price, if expenditure on the goods remain unchanged, then demand curve for the goods will be, अभी तो पॉजिटिव बोल रहे थे आप, नेगेटिव। नॉर्मल डिमांड कर्व आने वाला है। क्यों नॉर्मल आने वाला है? क्योंकि वो यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक में नॉर्मल डिमांड कब आता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। समझा सबको? यूनिटरी क्यों बोल रहे सर आप? क्योंकि हम चेंज कर, मतलब क्या कर रहे हैं, प्राइस को चेंज कर रहे हैं बट एक्सपेंडिचर को सेम रख रहे हैं। सेम रख रहे हैं मतलब आपका टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है यूनिटरी, और यूनिटरी में आपका डिमांड कर्व कैसा होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। आर यू क्लियर? कोई डाउट? मजा आ रहा है? नेक्स्ट, चैप्टर 2 यूनिट 2। Dash of a commodity is the additional utility derived by the consumer by consuming one more unit of that commodity. Marginal utility, correct? B is the correct answer, क्योंकि additional utility बोला उन्होंने। The marginal utility of the product A and product B are 300 and 450 at equilibrium respectively. If the price of product B is ₹60, what is the price of product A at equilibrium? कितने लोगों को ये आंसर नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारा आया? श्योर लिया है? कैसे निकाला आंसर? बोलो जिन्होंने आंसर निकाला है, कैसे निकाला आपने आंसर? नाइन्टी आंसर आया? 90 आया? मैंने अभी तक तो आंसर बताया नहीं, वो तो आप ही बताओगे आंसर। 40? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो आप? एट इक्विलिब्रियम बोला उन्होंने, तो एट इक्विलिब्रियम यू नो mu ऑफ A अपॉन प्राइस ऑफ A इज इक्वल टू mu ऑफ B अपॉन प्राइस ऑफ B। ये होना चाहिए ना। एट इक्विलिब्रियम आपने क्या पढ़ा आईसी में? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज टेंजेंट टू स्लोप ऑफ आईसी। याद आया कुछ? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज टेंजेंट टू स्लोप ऑफ आईसी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर उस पर बेस्ड है ये। आपको याद है क्या इक्विलिब्रियम कहाँ होता है बच्चों? ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका आईसी, ये आपका इक्विलिब्रियम था।
इस इक्विलिब्रियम पे ये फुलफिल होता है, याद आया? तो फिर इसका मतलब एम यू ऑफ ए कितना लूं मैं? 300। प्राइस ऑफ ए पता है क्या अपने को? नहीं। पी ऑफ ए पता नहीं है। एम यू ऑफ बी कितना लूं? 450। प्राइस ऑफ बी पता है क्या अपने को? यस, 60। कितना आएगा आंसर? 40 आंसर आएगा। क्या हुआ? करेक्ट, लिखो उधर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। क्या बोल रहे कमेंट में? एक बार ऑफलाइन बच्चों को दिखा दीजिए सर, गर्व बोल रहा है। एक बार ऑफलाइन वालों को क्यों देखना है भाई तुमको? घर बैठे बैठे बोर हो रहा है क्या अचानक से? हाँ, एग्जाम है भाई सामने, कहाँ देखना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, तो ध्यान दो। डैश shows various combination of two products that gives same level of satisfaction in difference curve. Make this question, जिसके लिए डी आंसर करेक्ट बने। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, प्रोडक्ट की जगह क्या बोलेंगे? इनपुट्स विच गिव सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर के एंगल से। करेक्ट। When law of diminishing marginal returns sets in, क्या है? अच्छा वही था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं माने में क्या। एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ताकि आपका सब कवर हो जाए कंसेप्ट। When the law of diminishing marginal returns sets in, एक्चुअली ये कंसेप्ट एक्चुअली कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का है, बट फिर भी आप बोल सकते हो बेस्ड ऑन कॉमन सेंस कि आपका रिटर्न डिमिनिशिंग कब होगा? मार्जिनल रिटर्न्स डिमिनिश होने चालू हो जाएंगे जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इज डी, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट्स कम होते हैं, तो रिटर्न्स भी कम हो रहे हैं। करेक्ट। डैश कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द मार्केट। हायर क्यों? वाई? देखो, कंज्यूमर सरप्लस मुझे इतना पता है कि इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर रेडी टू पे बाय माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे। अब ये बोल रहे हैं आपको कंज्यूमर सरप्लस कैसा रहेगा अगर इकोनॉमी में एफिशिएंसी हाई रहेगी। तो मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या आप सोच रहे हो आप, हाई क्यों रहेगा? जब हायर एफिशिएंसी रहेगी ना, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट जब कम रहता है तो सेलिंग प्राइस भी कम रहेगा, मगर रेडी टू पे प्राइस तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस कम है, आपका रेडी टू पे प्राइस तो ज्यादा ही रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट्स के लिए आप देने को तैयार हो 1000 रुपया, बट मार्केट में एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि टी शर्ट्स बिक रहे 200 में, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 800। ये किसकी वजह से हुआ? प्रोड्यूसर की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसकी वजह से हुआ ना। समझे? तो एफिशिएंसी जितनी ज्यादा उतना ये पार्ट नीचे आता है। ये पार्ट क्या था? एक्चुअल प्राइस, ये नीचे आता है। एफिशिएंसी जितनी कम, ये प्राइस उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा होगा। वेस्टेज ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा हुआ है। आर यू शिपिंग? ये आंसर करेक्ट है, हायर। सिक्स्थ क्वेश्चन, what dash is the rate at which the consumer is willing to substitute one product for the other maintaining the same level of utility?
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसको एमआरएस बोलते हैं अपन लोग। और ये एमआरएस आईसी कर्व में कौन सा होता है? इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है? डिक्रीजिंग होता है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आईसी कर्व में डिक्रीजिंग होता है। कल पढ़ा ना अपन ने, पहले सैक्रिफाइस ज्यादा, फिर सैक्रिफाइस कम, फिर सैक्रिफाइस कम, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और वो किस वजह से होता है? लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से होता है। कल वो भी पढ़ा अपन ने। एट सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कमोडिटी एक्स, mu of x is dash, y 0। करेक्ट। सैचुरेशन पॉइंट में क्या होता है? mu 0 और tu हाईएस्ट होता है। करेक्ट। किस पे बेस्ड है ये कंसेप्ट? ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? करेक्ट, dmu पर बेस्ड है ये। Which is called as Gaussian's first law? Law of DMU. When the good x and y are perfect substitute and complementary, which of the following shapes do the IC takes? देखो भाई, रेस्पेक्टिवली वर्ड का कुछ मीनिंग होता है ना। ओ भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर्वेश, सरविंद, शर्विंद। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंगली, बराबर ना? तो उस वजह से ऑप्शन बी और सी अलग है। समझे कुछ? क्योंकि यहां पर वर्ड क्या लिखा है देखिए, सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब मैं बोलता हूं 3 and 2, तो सब्स्टिट्यूट को लग जाता है 3, कॉम्प्लीमेंट्री को लग जाता है 2। ऐसा ऐसा सोचना है आपको। बोलिए। सी 2 and 3 सब्स्टिट्यूट के लिए क्या रहेगा? 2। क्यों? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर है तो अपन ने डिस्कस भी किया था, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। भाई दो गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मुझे एक बात बोलो, दोनों गुड्स में से कोई भी गुड्स दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बोलो ये रिमोट दो, मुझे ये रिमोट दो, अगर ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जो कि है नहीं क्योंकि साइज अलग है, पर अगर ये बिल्कुल सेम होते, फीचर्स सेम, सब कुछ सेम, सब सेम है, मुझे ए रिमोट दे दो या बी, फर्क नहीं करता। तो अब मुझे बताओ, मैं एक रिमोट के लिए कितने रिमोट सैक्रिफाइस करूंगा? एक। 10 के लिए 10। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर रहेगा तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगा ना, क्योंकि जितना एक्स एक्सिस वाला नंबर बढ़ेगा उतना ही वाई एक्सिस वाला नंबर कम होगा। जितना एक्स एक्सिस वाला बढ़ेगा उतना ही वाई एक्सिस वाला कम होगा। तो बराबर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। कौन से केस में? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। इसलिए उसका करेक्ट आंसर आएगा 2। ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में अगर आपने फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़े रहेंगे तो आपको समझा रहेगा, एल शेप्ड राइट एंगल्ड है। एल शेप्ड राइट एंगल्ड है। उसका लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, अगर एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इमेजिन करते, चलो एग्जांपल ही लेते। इमेजिन क्या करना है, यहां पे लेंगे लेफ्ट शू और यहां पर लेंगे राइट शू, क्योंकि है ना, ये आपके इकोनॉमिक्स में सबसे फेवरेट एग्जांपल है, तो बेटर रहेगा कि ये लेते। ठीक है। अब आपके पास एक राइट का शूज है और एक लेफ्ट का शू है, तो आप इधर हो। करेक्ट। अब आप 2 राइट के जूते ले लोगे तो आप इधर रहोगे, लेफ्ट सॉरी, 3 लेफ्ट के जूते लोगे तो इधर रहोगे, और 4 के वक्त आप इधर रहोगे। पर मुझे एक बात बोलो, इन 2, 3, 4 का कोई यूज है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि राइट का तो एक ही जूता है। तो ऐसा तो नहीं होगा राइट में अपन एक जूता ही पहनेंगे, लेफ्ट के जूते चेंज करते रहेंगे और अपने पास मल्टीपल पेयर रेडी हो जाएंगे। करेक्ट। वैसा तो नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप कितने पेयर्स ऑफ शूज एंजॉय कर पा रहे हो? एक ही पेयर। तो कैन वी से ऑल पॉइंट्स आर गिविंग यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? करेक्ट। अब जरा लेफ्ट का एक जूता रख दो और राइट का दूसरा जूता रहेगा तो आप इधर रहोगे, राइट का तीसरा रहेगा तो आप इधर रहोगे, राइट का चौथा रहेगा तो आप इधर रहोगे। तो ये सभी पॉइंट्स भी तो आपको क्या दे रहे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे, क्योंकि यहां पर भी आप एक ही पेयर यूज कर पा रहे हो। एक ही पेयर क्यों यूज कर पा रहे हो? क्योंकि लेफ्ट का एक ही जूता है
और राइट के 3 4 5 कुछ भी रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है. सो कैन वी से इसका मतलब ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया. ये ए बी सी डी ई एफ कुछ भी ले लो अभी, ऑल पॉइंट्स आर गिविंग यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इनफैक्ट यहां पर डी होना चाहिए और ये ई एफ वगैरह इधर आना चाहिए. बराबर है क्या? करेक्ट. ई एफ जी ऑल पॉइंट्स आर गिविंग यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको? एक पेयर ऑफ जूता एंजॉय कर पा रहे हो आप. करेक्ट. इमेजिन करो दो लेफ्ट के जूते दो राइट के जूते. अब लेफ्ट के 3 4 कोई यूज है क्या? कितने पेयर एंजॉय किया? 2. लेफ्ट के 2 जूते आपके पास, राइट का 3 4 कोई यूज है क्या? नहीं. कितने पेयर एंजॉय कर पा रहे? 2. तो कैन वी सी IC1 है तो ये IC2 हो गया, क्योंकि वहां पर भी आपको ऑल पॉइंट्स पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो इसको कौन सा शेप बोलते हैं अपन? एल शेप. राइट एंगल कर्व. समझे? तो करेक्ट आंसर इज 2 and 3. Dash shows all combination of two inputs physically capable of producing given level of output. ISO cont अपन ने डिस्कस कर लिया इसको. 11th one, the difference between what the consumer is ready to pay and what he actually pays is called consumer surplus. मनोबल बढ़ाने वाला क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट 12th one, consumer is in equilibrium at a point of tangency of his IC and price line because he cannot go beyond. उसके आगे जाना उसको पॉसिबल नहीं है. जैसे वो टेंजेंसी पॉइंट छूट जाएगा तो क्या होगा? औकात के बाहर हो जाएगा, बजट के बाहर हो जाएगा. क्योंकि लाइन को टच है तो बजट में है, लाइन से थोड़ा भी ऊपर है तो क्या हो गया? बजट से बाहर हो गया. क्लियर एवरीवन? ही कैन नॉट गो बियॉन्ड. अगर और कोई आंसर लगता है तो आप वैसे डिस्कस कर सकते हो. आई एम अज्यूमिंग कि आपके साथ सब सही चल रहा है. ठीक है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आंसर आपको लगे नहीं सर बी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता, तो बोलिए, आई विल प्रूव कि वो दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है. फिर which of the following is one of the assumption of indifference curve analysis? श्योर. कांस्टेंट MU ऑफ मनी कहां से आ गया भाई? ये था आपके DMU में. कार्डिनल मेजरमेंट, कांस्टेंट MU ऑफ मनी, कंज्यूमर इज अ रैशनल कंज्यूमर, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. ये 4 अजम्पशन कहां थे? लॉ ऑफ DMU में थे. IC का पूछ रहे वो लोग अजम्पशन आपको. IC का अजम्पशन था ऑर्डिनल यूटिलिटी. व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी? You can only order or rank, but you cannot exactly measure or quantify. Is this a realistic assumption? Yes or no? Obviously yes. ये realistic assumption है. वो law of DMU के unrealistic assumption थे. समझे क्या? A movement along the given IC is known as. Sure? पक्का? Very good. बिकॉज आप क्या कर रहे हो? एक्स को बढ़ाकर वाई को कम कर रहे हो. एक्स को और बढ़ाया, वाई को और कम किया, तो सब्सटीट्यूट ही तो किया आपने. 15th वन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन इज अ रिजल्ट ऑफ. कितने लोगों को लगता है A, B, C ओनली? डी आंसर. अपन ये डिस्कस भी किया था, याद है? 500 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया. याद आया? इनकम था 500 रुपया, 20 रुपये एक का दाम था, 10 रुपये एक का दाम था. मैंने आपको बजट लाइन ड्रॉ करके दिखाया. याद आ रहा है कुछ? MU कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व, बिकॉज वही तो अपन ने लॉ ऑफ डिमांड के साथ रिलेट करके दिखाया था ना. याद है क्या आपको? 2 डायग्राम आजू बाजू ड्रॉ किए थे अपन ने. वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट का एक रीजन था लॉ ऑफ DMU. तो MU कर्व इज नथिंग बट डिमांड कर्व, बिकॉज यहां पे दिखा रहे प्राइस, वहां पे दिखा रहे रेडी टू पे प्राइस. करेक्ट. एक जगह दिखा रहे प्राइस, एक जगह दिखा रहे रेडी टू पे प्राइस. दोनों जगह एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी क्वांटिटी ही है. तो MU कर्व ही उसका डिमांड कर्व होता है. Concept of consumer surplus is based on law of DMU. Everybody,
बिकॉज अगर आपको याद होगा तो वहां पर व्हाट यू आर रेडी टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे करते हो आप। रेडी टू पे को एमयू बोला ना आपने, तो मतलब आप यूटिलिटी को किस में मेजर कर रहे हो? नंबर्स में। नंबर्स में मेजर कहां किया था आपने? लॉ ऑफ डीएम यू कार्डिनल में। समझा? mu of x plus mu of y plus dot 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 mu of nth represents total a है या c है? क्या लगता है? तो लिखा है ना, बट टोटल मार्जिनल ड्यूटी लिखा है ना, तो करेक्ट आंसर एक्चुअली दोनों होता है। तो आप क्या करो, डी ऑप्शन को चेंज करो, ए एंड सी कर दो। डी ऑप्शन को चेंज करो, वहां पे लिखो ए एंड सी और उसको टिक कर दो। ठीक है एवरीवन? एग्जाम में नहीं आएगा रे ऐसा, डोंट वरी। समेशन ऑफ एमयू, अलग अलग गुड्स नहीं हो, अलग अलग यूनिट है। nth यूनिट तक जा रहे हैं अपन लोग। समझा क्या? मतलब ऐसा समझो, एम ऑफ वन, एम ऑफ टू, डॉट 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 एम ऑफ nth। वो गुड्स नहीं है, वो यूनिट्स है। समझे? फिगर गिवन बिलो shows the mu curve. The point of satiety is C या D? C बोलता है mu curve at R और D बोलता है on x axis at R। दोनों भी तो सेम ही है सर। बोलिए, सैटिटी कहां पे आता है? mu जीरो कहां से समझ रहा है? सी से समझ रहा है या डी से समझ रहा है? mu जीरो है, ये किससे समझ रहा है आपको? बस एक्स एक्सिस बोल दिया मतलब डी पे। डी आंसर करेक्ट है भाई। mu जीरो है, ये आपको आर पे नहीं समझ रहा है क्योंकि करेक्ट। देखो ध्यान दो, mu जीरो है तब आपका पॉइंट ऑफ सैटिटी है, करेक्ट। mu जीरो है, ये क्लियरली कहां से समझ रहा है आपको? एक्स एक्सिस से समझ रहा है ना वो। जब आपका mu एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब एट पॉइंट आर, जब आप mu आप बोल रहे हो क्लियरली एक्स एक्सिस है, तो वो पॉइंट आएगा फिर। ध्यान दो, क्या बोला, समझा? तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले देखो, सी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, बट डी ज्यादा करेक्ट है क्योंकि वो एक्स एक्सिस बोला, मतलब प्रिसाइजली वो बोल रहा है कि जीरो पर हो आप। समझे? तो जैसे जनरल आंसर और स्पेसिफिक आंसर के वक्त आप किसको सिलेक्ट करते हो? स्पेसिफिक को सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। आपके बुक में दिख रहा है कि आपको क्या लिखा है वहां पर? इंडिफरेंस कर्व इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption? बोलो, फर्स्ट ऑप्शन पे आपका इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है क्या? यस, तो वो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, आपके बुक में अलग है क्या? ठीक है ठीक है, करेक्शन कर लो आपके बुक में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपके बुक में, बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, करेक्ट ना? सिर्फ डी ऑप्शन आपको चेंज करना है शायद, 2 और 4 करना है आपको उसको। डी ऑप्शन को क्या करना है? 2 और 4 करना है। अब बोलिए, डी करेक्ट है अभी क्योंकि उसको करेक्शन किया इसलिए। फिर ओके ओके, मेरे मेरे ऑप्शन आपका भाई, वीक और वीक में फर्क है भाई। एक जगह कमजोर लिखा है और एक जगह हफ्ता पूरा लिखा है।
ध्यान दे, बोलिए। बी, मतलब 2 और 3 बोल रहे हैं आप, इनकरेक्ट है। कार्डिनल भी इनकरेक्ट है, और वीक, हफ्ते वाला वीक, वो भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज 2 और 3। 2 और 3, आपके नोट्स में भी वही रहेगा ना, बराबर ना। तो ऑर्डिनल ये एक अजम्पशन है। वीक ऑर्डरिंग याद है आपको, ऑर्डरिंग इज पॉसिबल। चाय एंड कॉफी में से चाय नहीं चाहिए तो कॉफी चाहिए, याद आया, वीक ऑर्डरिंग। बट वो जो वीक ऑर्डरिंग होता है ना, वो WEE नहीं होता, करेक्ट। वो एक वीक हो जाता है, मंडे से लेके सैटरडे वाला, संडे वाला, ठीक है। आइसोकॉन्ट रेफर्स टू प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। व्हाई? बिकॉज प्रोड्यूसर्स का वो इंडिफरेंस कर्व है, करेक्ट, इसलिए उसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ यूटिलिटी, नॉट अ फीचर। डी, यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर आर नॉट द सेम। भाई साहब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यूटिलिटी इज मेजरेबल, इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट, इज इट अ फीचर? तुम्हारे बुक में, अच्छा वैसा है, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो। ऑप्शन चेंज कर लो आपके बुक में। बोलो फर्स्ट ऑप्शन, यूटिलिटी का फीचर है क्या? सब्जेक्टिव इन नेचर होता है कि यूटिलिटी? यस। जो चीज में मुझे मिलेगा यूटिलिटी आपको मिलना जरूरी नहीं है। रिलेटिव एंड वेरिएबल भी है, बिल्कुल, बिकॉज हर एक का यूटिलिटी वेरी होता है। यूटिलिटी इज मेजरेबल होता है क्या? तो फिर वो ऑप्शन करेक्ट आएगा ना, करेक्ट। डी ऑप्शन बोलता है यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर दे आर नॉट सेम, ये भी सही है। अब आते हैं हम सप्लाई की तरफ। Which of the following is the only determinant of law of supply takes into account price of the product? करेक्ट, इजी क्वेश्चन। ऐसा आईसीआई भी आपको पूछते रहेगा बीच बीच में, डोंट वरी। आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसा होगा कि आपको इजी इजी क्वेश्चन कम से कम 100 में से 30 आएंगे, 30। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। देन व्हाई एवरीबडी डजंट पास? बिकॉज वो क्या कर लेते हैं, वो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका थोड़ा बर्डन की वजह से इसको भी रॉन्ग कर देते, समझे। नेक्स्ट, ceteris paribus, if there is an improvement in the technology, what will happen? Both B and C? B बोलता है the supply curve will shift to right, C बोलता है quantity supplied increases। क्या लगता है आपको? Both B and C? स्क्रीन पे देखो अच्छे से, क्या बात कर रहे हो, वापस से क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे हो आप। भाई साहब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अदर फैक्टर से, ये बराबर है कि नहीं? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी शुड ओनली बी शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट। आपका आंसर सी नहीं आ सकता, बिकॉज प्राइस की वजह से वो नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, अदर फैक्टर है वो। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is most frequently used to measure the variation in the retail price of the goods consumed by group of people? कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, ये मैक्रो में भी आएगा आपके, जी बनी। किस चीज से आप इन्फ्लेशन मेजर करते हो? इन शॉर्ट पूछा है, रिटेल वाली पब्लिक का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हो। रिटेल वर्ड यूज किया ना वहां पे, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब अगर ऊपर रिटेल के जगह होलसेल बोलते तो होलसेल कौन सिलेक्ट करते? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज,
रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन द प्राइस, बराबर, ये तो डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने. राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंक्रीज इन सप्लाई. वेरी गुड, राइटवर्ड शिफ्ट बोला है तो क्वांटिटी नहीं आएगा. आप कैसे बराबर आंसर दिया तुमने, पहले वाला क्वांटिटी कैसे रॉन्ग दिया फिर? गलती से मिस्टेक. अब देखो ये मस्त क्वेश्चन रहते हैं एकदम रंगोली डिजाइन वाले क्वेश्चन. ठीक है, आपके बुक में तो पूरा डायरेक्टली डायग्राम रेडी है, मैं जानबूझ के ऐसे एक्सप्लेनेशन के एंगल से रखा हूं. तो D1S1, ध्यान दे ध्यान दे, बोल नीलेश. भाई पढ़ ले, नहीं तो लोगों की कुंडली पढ़ना पड़ेगा बाद में. यहाँ भविष्यवाणी होती है. शांत रहो भाई लोग. अच्छा ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ऐसे थोड़ा लाइटली लोगे तो नहीं समझेगा, सब ध्यान देंगे. S1 D1 आर द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, मतलब हम S1 D1 पे मतलब पॉइंट 1 पर है, बराबर. D2 D3 S2 S3 आपके नोट्स में दिख रहा है आपको, ये पॉसिबल न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व है. मैंने जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया बिकॉज वो वैसे भी पॉसिबल है. ठीक है, तो हम ओरिजिनली पॉइंट 1 पर ही है, करेक्ट. ओके, इनिशियली इक्विलिब्रियम इज एट 1. इफ द डिमांड रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर पेप्सी, ये जो पूरा डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट फॉर पेप्सी. डिमांड सप्लाई किसका है? पेप्सी का है. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम if there is increase in the price of Coca-Cola. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया आपने पहले? किए थे ना? बोलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि ये डायग्राम किसका है, ये पूरा डायग्राम किसका है? पेप्सी का है. ठीक है एवरीवन. अब ये बोल रहे प्राइस ऑफ कोका कोला क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बराबर है. तो डिमांड फॉर कोका कोला क्या होगा? कम होगा. और डिमांड फॉर पेप्सी क्या होगा? बढ़ेगा. तो कैन वी से इसका मतलब हमारा डिमांड कर्व D1 से राइट में शिफ्ट हो जाएगा और कहां चला जाएगा? D2 पर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिख रहा है कि आपको? स्क्रीन पर देखोगे तो समझेगा सबको. हम D1 पे थे, हम D2 पे आ जाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट, बराबर. अच्छा अब आप बताइए प्राइस ऑफ कोका कोला बढ़ने से, प्राइस ऑफ कोका कोला बढ़ने से सप्लाई ऑफ कोका कोला क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. वाई बढ़ेगा? बिकॉज आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है. तो जो लोग आपको पेप्सी मांगेंगे आप उसको क्या चेप रहे हो? कोका कोला चेप रहे हो, बराबर है कि नहीं? वो मांगा क्या? पेप्सी. आप सप्लाई क्या कर रहे हो? कोका कोला. तो इसका मतलब सप्लाई ऑफ पेप्सी आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो. समझे कि नहीं? काफी बार हम शॉप पे जाते हैं, हम बोलते भैया पेप्सी दो, वो कोका कोला देता है. अपन बोलते अरे नहीं भाई पेप्सी चाहिए, बोले कि एक ही तो है, राइट. तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को पेप्सी चाहिए, तो वो बोलेगा पेप्सी ठंडा नहीं है, मतलब एक्चुअली उसको बेचना है कोका कोला. समझा कुछ? क्योंकि कोका कोला में उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है. समझे? तो अब डिमांड सप्लाई कर्व क्या हो गया? शिफ्ट टू लेफ्ट हो गया. आपका S1 का सप्लाई कर्व अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो S2 या 3, लेफ्ट समझता क्या सबको? लेफ्ट. तो लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा? S3 आ जाएगा. S3 और D2 का इंटरसेक्शन .2 पर हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका .2 आएगा. आप 5 बोल रहे थे, आपको समझा अच्छे से अभी? बाकी लोग भी अच्छे से क्लैरिटी मिली? तो देखो कभी कभी एक ही फैक्टर है बट वो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड भी है और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई भी है. करेक्ट? समझा ये अच्छे से? कोई डाउट है?
सेम क्वेश्चन दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से पेप्सी का ही डायग्राम है और ये लोग बोल रहे हैं फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलो मुझे, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में डिमांड चेंज होता है या सप्लाई? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्जैक्टली, चेंज शुड बी इन डिमांड बिकॉज लोगों का इनकम चेंज होता है उससे। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ेगा ना। समझा कि नहीं? इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हम सबका इनकम बढ़ा। करेक्ट। तो इससे डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बट आगे बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी ऑल्सो राइजेस। एग्जैक्टली, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी अगर बढ़ गया तो हम सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन एज अ सेलर कम हो रहा है, तो हम सप्लाई क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो डिमांड कर्व जो है वो D2 बन जाएगा, राइट में शिफ्ट, और सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब S3 पर। फिर से हम पॉइंट 2 पर आ गए, तो करेक्ट आंसर आ गया फिर से पॉइंट 2। एवरीबॉडी अच्छे से समझाया क्या? नेक्स्ट, सेम पेप्सी का ही डायग्राम है, हम इक्विलिब्रियम 1 पर है। ये लोग बोल रहे हैं फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम assuming that there is a new technology of producing Pepsi। डिमांड सेम रहेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का और सब डिमांड का कोई संबंध नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के लिस्ट में टेक्नोलॉजी था ही नहीं, मगर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के लिस्ट में टेक्नोलॉजी था। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से सप्लाई क्या होता है? बढ़ता है। तो सप्लाई कब शिफ्ट हो जाएगा? राइट में। डिमांड कब जहां है वहीं रहेगा। राइट में शिफ्ट होने के बाद सप्लाई कर्व कौन सा बन जाएगा? S2 या 3? 2 नीचे की तरफ, राइट की तरफ। पॉइंट आ जाएगा पॉइंट 8। करेक्ट आंसर इज ए। एवरीबडी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वापस से पेप्सी का ही डायग्राम है और ये लोग बोल रहे देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। भैया इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी से क्या होता है? डिमांड या सप्लाई? सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ मेरिंडा फॉल्स। मेरिंडा फॉल होने की, प्राइस अगर फॉल होता है तो पेप्सी का डिमांड यस कम होगा क्योंकि जो पेप्सी पीते थे वो अब मेरिंडा पिएंगे। करेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा। तो आप बोलिए आपका डिमांड का जो है वो नीचे आ रहा है मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कम हो रहा है मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई बढ़ रहा है मतलब राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो S2D3 दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 9 पर हो रहा है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाया अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। बंद होने की बात क्यों बोलते यार? ये देखो ओरिजिनल इंटरसेक्शन 1 पे था आपका, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से सप्लाई बढ़ा। सप्लाई बढ़ा तो आप S1 से कहां जाओगे? राइट में या लेफ्ट में? राइट में जाएंगे, S2 पर जाएंगे। और प्राइस ऑफ मेरिंडा फॉल हुआ, डिमांड कम होगा क्योंकि पेप्सी पीने वाले लोग अब मेरिंडा पिएंगे और पेप्सी का डिमांड कम हो जाएगा, मतलब D1 से हम लेफ्ट में जाएंगे, D3 पे जाएंगे। तो D3 और S2, ये पॉइंट 9 आता है। करेक्ट। बाय द वे ध्यान से सुनो, मेरिंडा का प्राइस फॉल होने से सप्लाई पे भी असर होता है। नहीं नहीं, रिसोर्सेस नहीं, अपन ट्रेडर है रे, अपन ट्रेडर है, अपन दोनों थोड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेरिंडा भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तू पेप्सी भी मैन्युफैक्चर करेंगे। अपन सप्लायर है, प्रोड्यूसर नहीं है। तो ऐसे केस में 2 मिनट के लिए सेलर बन के सोचिए कि आप पेप्सी भी बेचते हो, ये पेप्सी है, और आप मेरिंडा भी बेचते हो, ये मेरिंडा है। ठीक है। तो अब इन दोनों में से मेरिंडा का प्राइस फॉल हुआ तो ऑटोमेटिकली तुम क्या करोगे एज अ सेलर? मेरिंडा बेचने में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपन ने मेरिंडा को फ्रिज में से बाहर निकाल दिया। ठीक है। कस्टमर आया बोला मेरिंडा दो, अपन बोलेंगे ठंडी नहीं है। ये लेते हो क्या पेप्सी? एकदम ठंडा है। मतलब अपन क्या करना बेच रहे, क्या बेचने की कोशिश कर रहे?
पेप्सी, पेप्सी का सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर भी अपन ने इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बोला भी था कि सप्लाई ऑफ पेप्सी बढ़ेगा, करेक्ट। तो एक्चुअली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर वाला डिटर्मिनेंट सप्लाई का है, सप्लाई बढ़ने वाला है, नीचे वाला डिटर्मिनेंट सप्लाई का भी है और डिमांड का भी है, करेक्ट। डिमांड पेप्सी का घटेगा मगर सप्लाई पेप्सी का बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। कभी कभी एक फैक्टर डिमांड पे भी असर करेगा और सप्लाई पर भी करेगा। स्पेसिफिकली कौन सा फैक्टर है वो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, समझे। चल अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 की तरफ। पर इससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको होमवर्क दी थी, एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, याद आया। तो मैंने आपको बोला कि वो लिख के लाया, क्या लिख के लाया आपने, लिख के नहीं लाया है ना, मैंने लिखने बोला था आपको उधर। छोटे पॉइंट लिख के लाए, बहुत ही कट शॉर्ट में, कोई बात नहीं, मैं वही करने वाला हूँ आपके साथ वैसे भी। देखिए, ध्यान दीजिए, एवरीवन फोकस। ये है एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। पहला एप्लीकेशन पढ़िए, क्या लिखा है, prioritize consumer satisfaction because higher the consumer surplus more the purchases। ध्यान से सुनिए, कंज्यूमर सरप्लस आपको पढ़ना क्यों है, आपको समझना क्यों है। एज अ बिजनेसमैन आपको ये इसलिए समझना जरूरी है बिकॉज अगर आपको इसकी आइडिया है तो आप कंज्यूमर सरप्लस के बेसिस पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दे सकते हो, और आप जितना वो रेडी टू पे प्राइस है ना उससे कम प्राइस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस अगर रहेगा तो ही वो रिपीटेड परचेस करेगा आपसे। अगर किसी चीज में कंज्यूमर सरप्लस जीरो है या नेगेटिव है तो उसमें रिपीटेड परचेस नहीं होता। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके फैमिली में आप रेगुलरली कुछ जगह जाते हो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए, बट स्पेशल गेस्ट आने के बाद आप थोड़ा प्रीमियम जगह भी जाते हो खाना खाने के लिए, करेक्ट। आपके पेरेंट्स सोचते हैं सपोज 1000 रुपीज बिल होना चाहिए, बाकी रेस्टोरेंट्स में बिल होता है 600 700 800, मतलब वहां पर उसको कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। बट जो प्रीमियम जगह है वहां पर उनको लगता है 1000 बिल होना चाहिए, बट बिल होता है 1500 2000, तो उनका वहां पर कंज्यूमर सरप्लस निगेटिव है। तो वहां पर वो वापस वापस जाते हैं बार बार, नहीं, यहां पर जाते हैं बार बार, यस, सिंपल, समझा क्या। आप रिपीटेड परचेस किस चीज का करते हो, जहां कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव दिख रहा है। तो एज अ सेलर मेरे को इससे क्या समझा आपके बिहेवियर से, कि मैंने अपने गुड्स में कंज्यूमर सरप्लस रखना चाहिए, अंडरस्टूड। जो कंज्यूमर सरप्लस रहेगा उसकी वजह से बार बार परचेस होगा, रिपीटेड परचेस होगा। लिखो फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, prioritize consumer satisfaction, prioritize consumer satisfaction because because higher the consumer surplus more the purchases। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिपीटेड, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीटेड, मोर द कंज्यूमर सरप्लस मोर द परचेसेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर सबको। कंज्यूमर सरप्लस का मेरे लिए फायदा क्या, तो ये फायदा है। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस, बराबर है कि नहीं। मतलब सुनिए, सपोज मेरे पास 2 मार्केट्स हैं, आप में से काफी लोग पुणे को अच्छे से जानते भी होंगे, पुणे से ही रहेंगे, ठीक है। कुछ लोग पुणे के बाहर से रहेंगे तो अब तक पुणे को जान भी गए रहेंगे, है थोड़ा बहुत। तो पुणे में 2 कैटेगरी के जगह दिखती है जनरली, एक पेट एरिया, राइट, शुक्रवार पेट रविवार पेट सब पेट है, राइट।
और दूसरा एरिया है थोड़ा हाई क्लास एरिया, कोरेगांव पार्क, मॉडल कॉलोनी, विमान नगर, बानेर, कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है इधर, थोड़ा हाई क्लास क्राउड है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये पेट एरिया है। तो आप सोचिए कि अगर मेरे कंज्यूमर्स पेट एरिया के, मतलब लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप वाले लोग इधर, सपोज दे आर रेडी टू पे 200 रुपीज प्राइस, आई एम चार्जिंग देम 180, there is consumer surplus of only 20. But the same goods, suppose in the Koregaon Park area, they are ready to pay 350 rupees. There I am charging the price of 250. बराबर है कि नहीं? इधर कितने में बिक रहा है? 180. उधर कितने में बिक रहा है? 250. फिर भी लोग उधर खरीदते और थैंक यू बोल के जाते, राइट? होता है कि नहीं? और इस एरिया में, पेट एरिया में, अगर मैं कैरी बैग के 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग लूं तो बोलेंगे नहीं हो हमें पिशवी आन लिए घर ना। बराबर है कि नहीं? साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, करेक्ट है? तो दिस इज कंज्यूमर सरप्लस की वजह से ये समझता है कि मैंने इस पेट एरिया में ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए और इधर ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहिए, करेक्ट? जिसको आप आगे मार्केट चैप्टर में क्या नाम से जानते हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाम से जानते हो। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज अ सेलर तुमको समझता है ड्यू टू कंज्यूमर सरप्लस, समझा? देखो, मेकिंग प्राइस डिसीजन ऑब्लिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट। मेक प्राइसिंग डिसीजन ऑब्लिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? डोंट वरी, ये सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर आज हो जाएगी, फोटो मत खींचो, कोई बात। नेक्स्ट, लिखा तो बेटर है बट खुद के हाथ से लिखोगे तो याद भी रहेगा। तीसरी बात, मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय लुकिंग एट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मुझे एक बात बोलो, एक पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने का मुझे कॉस्ट लग रहा है, उसकी वजह से कंज्यूमर को उसका बेनिफिट भी हो रहा है, तो मुझे एज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग मुझे कॉस्ट और बेनिफिट दोनों देखना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे कंज्यूमर सरप्लस की आइडिया आएगी और मुझे समझेगा कि वो चीज मैंने मैन्युफैक्चर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैमरा, आई एम वेरी क्रेजी फॉर कैमरा, सपोज, विच आई एम नॉट, आई एम जस्ट सेइंग यू, ठीक है? कैमरास के लिए मैं बहुत क्रेजी हूं, तो क्या मैं कैमरा बनाऊंगा क्या? इससे क्या होगा? मुझे सिर्फ मेरी हॉबी पूरी होने के लिए मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालू क्या? मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैमरा मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या कॉस्ट लगेगा, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कंज्यूमर बाय करेगा क्या, मैं कितने प्राइस में बेच सकता हूँ, मुझे फायदा कितना होगा। तो ये सब में कंज्यूमर सरप्लस रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? यस। टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो यू थिंक अबाउट कंज्यूमर सरप्लस, राइट? अभी जनरली अगर मैं आपको बोलूं कि चलो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर डीजल व्हीकल, विल यू इन्वेस्ट? स्टूपिड हो गया? सोच भी रहे हो? नहीं, क्योंकि ईवी आ रहा है, अभी तो नए फ्यूल्स, अल्टरनेटिव फ्यूल्स ढूंढ रहे, हाइड्रोजन वगैरह, हाइब्रिड गाड़ी आ रही है, और डीजल वैसे भी सरकार बोल रही है कि 10 सालों में बंद करने वाली है, डीजल व्हीकल ही बंद होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ ये इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ रहा है क्या? फिर तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये सब देखोगे, राइट? राइट देयर। मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, make investment decision by looking at, make investment decision by looking at cost benefit analysis, cost benefit analysis, कितना कॉस्ट, क्या बेनिफिट, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ बराबर। नेक्स्ट, डिसीजन रिगार्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है, डोंट यू थिंक कि मैंने कंज्यूमर सरप्लस देखना चाहिए? ऑलरेडी कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे 200, आई एम चार्जिंग 200, शुड आई इंक्रीज द प्राइस? नो। कंज्यूमर आर रेडी टू पे 350, आई एम चार्जिंग 200, शुड आई इंक्रीज द प्राइस? यस। तो इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस, इसके लिए भी मुझे कंज्यूमर सरप्लस देखना पड़ता है। सो राइट देयर, डिसीजन टू इंक्रीज or decrease the price, decision to increase or decrease the price. Are you jipping?
लास्ट पार्ट बोलता है गवर्नमेंट को भी इसका यूज है। करेक्ट। टैक्सेस मतलब जीएसटी उन केसेस में ज्यादा दिखते हैं जहां पे कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है। देखिए ना, अल्टो, मारुति स्विफ्ट वगैरह ऐसे कार्स पे जो जीएसटी रेट होता है वो 12% ऐसा रेंज में होता है। बट बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, रॉयल्स रॉयस 28% होता है। अदर देन बाकी टैक्सेस है, रोड टैक्स वगैरह छोड़ के। तो ये जो टैक्स 28% चार्ज किया जा रहा है, क्या सोच के चार्ज किया जा रहा है? कंज्यूमर सरप्लस देख के तो चार्ज किया जा रहा है कि भाई ये इंसान इस गाड़ी के लिए इतना दे सकता है, कंपनी इतना चार्ज कर रहा है, क्यों ना हम भी हाथ घुमा ही लेते, थोड़ा बहुत फायदा ले लेते। रेडी टू पे प्राइस है ना, तो हम भी इसका फायदा ले लेंगे। वैसे भी गवर्नमेंट क्या अपने सबके बिजनेसेस में पार्टनर है, बट सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट, लॉस में पार्टनर नहीं है, राइट? 30% पार्टनर। सो गवर्नमेंट्स टैक्स डिसीजंस ये भी कंज्यूमर सरप्लस को देख के डिसाइड होते हैं। करेक्ट। जैसे आपने कंज्यूमर सरप्लस के एप्लीकेशंस पढ़े, देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मतलब कंज्यूमर सरप्लस हर जगह वैलिड नहीं रहता है, कुछ जगह प्रॉब्लमेटिक होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिमिटेशंस लिखो नीचे। लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। हेडिंग दिया। फर्स्ट पॉइंट लिखो, थोड़ा शॉर्ट में समझ के लिखेंगे, शॉर्ट में लिखो। यहां पे लिखा है सिंस एमयू इज डिफिकल्ट टू फाइंड कंज्यूमर सरप्लस इज डिफिकल्ट टू मेजर। मुझे एक बात बोले, एमयू निकालना पॉसिबल है क्या? व्हाट इज एमयू? रेडी टू पे प्राइस। आपको लगता है यूटीडी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स? बराबर है कि नहीं? तो आप नंबर में मेजर कर रहे हो यहां पे, तो अमाउंट यू आर रेडी टू पे, हर जगह अमाउंट यू आर रेडी टू पे निकालना पॉसिबल है क्या नंबर्स में? नहीं। मगर आपका कंज्यूमर सरप्लस का पूरा कंसेप्ट क्या बोलता है? एम यू माइनस एम पी। व्हाट इज एम पी? मार्केट प्राइस। व्हाट इज एम यू? रेडी टू पे प्राइस। रेडी टू पे प्राइस नंबर में निकालना हर जगह पॉसिबल नहीं है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो अगर एम यू ही नहीं निकलेगा तो कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा क्या? नहीं। तो फर्स्ट लिमिटेशन, since mu is difficult to find, since mu is difficult to find, comma, consumer surplus is difficult to measure. Correct? First point clear? Since mu is difficult to find, consumer surplus is difficult to measure. Second point बोलता है second point बोलता है availability of substitutes will affect the consumer surplus. Do you agree? चलो एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर बॉटल है जिसके लिए आप 1000 रुपीज पे करने को रेडी थे। अब इसके 4 वैरायटी अवेलेबल हो गए और दूसरे कंपनी के। अब आप इसके लिए कितना पे करने को रेडी हो? अभी भी 1000 पे करोगे क्या? नहीं, कम पे करोगे ना। देखो कभी भी एक कोई नया आइडिया आता है मार्केट में, उसका प्राइस ज्यादा होता है। जैसे वो आइडिया आया दूसरे लोग उसको कॉपी करते, फिर उसके डुप्लीकेट्स बन जाते, फिर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेंगे तो अब लोग उसको उतना पे करने को रेडी नहीं होते। तो कैन वी से सब्स्टिट्यूट जितने ज्यादा, रेडी टू पे प्राइस उतना कम। तो डोंट यू थिंक कि आपका कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू सब्स्टिट्यूट्स? करेक्ट। सो राइट देयर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स affects consumer surplus. Availability of substitutes, क्या नहीं समझ रहा तुमको? मैं बोल रहा हूं ना, मगर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मेरे से आगे जा रहे हो क्या थोड़ा? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट्स कंज्यूमर सरप्लस। कैसे अफेक्ट करेगा वो चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूट्स जितने ज्यादा, एमयू उतना कम, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा फिर? कम हो जाएगा।
सब्सटीट्यूट जितने ज्यादा, एमयू उतना कम, कंज्यूमर सरप्लस उतना कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नेसेसरीज द एमयू इज इनफाइनाइटली लार्ज। डू यू एग्री? व्हाई? करेक्ट। नेसेसरी अगर बोल दिया तो आप उसको कितना भी देने को रेडी हो, तो आपका एमयू कितना है? इनफाइनाइट है, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस भी इनफाइनाइट होता है। नेसेसरीज के केस में उनका दाम गवर्नमेंट क्या करती है? कम रखने की कोशिश करती है, बट जनता उसके लिए कितना भी देने को तैयार है, तो कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट है। करेक्ट? सो राइट देयर, इन केस ऑफ नेसेसरीज, in case of necessaries mu is infinitely large। infinitely large मतलब आप कितना भी रेडी टू पे हो, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम लोग इनफाइनाइटली लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस्टिजियस गुड्स लगभग वैसे ही होते। प्रेस्टिजियस गुड्स में भी क्या होता है? आपको एमयू मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में जितना प्राइस बढ़ेगा उतना प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ेगा। तो भैया प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ाने के लिए आप कितना भी देने को तैयार हो, समझा कि नहीं? प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ाने के लिए आप कितना भी देने को रेडी हो, प्रेस्टिजियस गुड्स के हद तक भी एमयू मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर कितना भी रेडी टू पे रह सकता है। सो राइट देयर, इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स, in case of prestigious goods mu cannot be measured। लास्ट लिमिटेशन इज वेरी सिंपल, ये बोलता है कि कंज्यूमर सरप्लस के जो आपके अजम्पशंस है वो और कुछ नहीं, डीएमयू के अजम्पशंस है। कंज्यूमर सरप्लस किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है। डीएमयू में सबसे खतरनाक दो अजम्पशंस थे जो अनरियलिस्टिक थे। कौन सा? कार्डिनल मेजरमेंट एक था, और था करेक्ट मनी वाला, क्या था? एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई साहब ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस भी रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। ओनली विद दैट assumption इट इज वैलिड, अदरवाइज इट इज नॉट रियलिस्टिक। तो वहां पर लिखेंगे वैलिड ओनली इफ, वैलिड ओनली इफ unrealistic assumptions like unrealistic assumptions like unrealistic assumptions like cardinal measurement of utility, cardinal measurement of utility, comma mu of money constant, mu of money constant etc are assumed। ये तभी वैलिड है जब वो अज्यूम कर रहे हैं आप, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। और वो एक्सेट्रा इसलिए लिखा बिकॉज एक और अजम्पशन अनवैलिड था। कौन सा वाला? हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी वाला। हर यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी आप अलग से नहीं बता सकते हो कितना। अरे एक यूनिट से मिलने वाला नहीं समझता तो हर यूनिट से क्या समझेगा? बराबर है, तो सब अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा अच्छे से। अब हम जाते हैं हमारा प्रोडक्शन चैप्टर की तरफ। बहुत ही इजी टॉपिक है प्रोडक्शन एनालिसिस, बट याद रखिए प्रोडक्शन समझेगा, कॉस्ट एनालिसिस समझेगा तो मार्केट समझेगा। मार्केट नहीं समझेगा अगर ये दोनों नहीं समझेंगे तो कैन वी से दैट दिस टू टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मार्केट का तो बेस है ही, और इनका भी इंडिविजुअल वेटेज एग्जाम में होता है। करेक्ट? तो आपके एग्जाम के कम से कम 20 मार्क प्रोडक्शन, कॉस्ट और मार्केट पे डिपेंड करते हैं। 20 मार्क्स, नॉट अ जोक। बराबर? प्रोडक्शन एनालिसिस, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसिंग गुड्स इज प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को ही तो डिफाइन कर रही, और तू प्रोडक्शन वर्ड यूज कर रही है। एक बात बोलूं मैं आपको, आप सब गलत बात कर रहे हो। रीजन क्या है? आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोल रहे हो। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी प्रोडक्शन है।
मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है, वो भी प्रोडक्शन है। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो भी प्रोडक्शन है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को कुछ प्रोड्यूस करना ऐसा बोला ही नहीं है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बोला है। इन गुड्स भी हो सकता है, इन सर्विसेज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू am I able to create utility right now for you guys? Yes, because you want to pass foundation examination and obviously want satisfy हो रहा है मेरे थ्रू इकोनॉमिक्स की हद तक। तो ये क्या बन गया? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिकॉज आपका वांट सेटिस्फाई करने का मेरे पास पावर है, मेरे सर्विसेज के पास पावर है। करेक्ट एवरीबडी? तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कैन बी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स, कैन बी बाय प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। And if this is done for money purpose, with the objective of earning money, money motive है उसके पीछे, तो उसको हम प्रोडक्शन बुलाते हैं। समझ गए? तो यहां पर बोला है हमने, in economics production refers to all human activities that are done to satisfy human wants। done to satisfy human want बोल दिया, मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी क्रिएट हो गई, बराबर है। with a view to earn money बोल दिया, मतलब मनी मोटिव आ गया। करेक्ट? तो इसको हम प्रोडक्शन बुलाते हैं। प्रोडक्शन बुलाने के लिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए, मनी मोटिव होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और नहीं लिखा है, एंड लिखा है। ठीक है? अब आप एक बात बोलिए, आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इज दिस प्रोडक्शन? यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, मनी मोटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो बैच नहीं है, मनी मोटिव भी है। ठीक है, अब मैं घर जाकर अगर मेरी डॉटर्स को पढ़ाऊंगा तो वो प्रोडक्शन नहीं है? नॉट अ प्रोडक्शन रहेगा वो, नॉट अ प्रोडक्शन, बिकॉज उससे यूटिलिटी क्रिएट होगा, बराबर, बट मनी मोटिव मिसिंग है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बोलता हूं, उसको प्रोडक्शन बोलते ही नहीं है, प्रोडक्शन बोलते ही नहीं है उसको। आप नेशनल इनकम के वक्त ये डाउट पूछिए, मैं आपको ऑटोमेटिकली समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? क्योंकि नेशनल इनकम मैंने अभी तक समझाया नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली आपको डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है? तो अभी मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए और मनी मोटिव होना चाहिए, तो उसको हम प्रोडक्शन बुलाते हैं। आर यू क्लियर? मैं आपको पढ़ाऊं, ये प्रोडक्शन है, राइट? मैं मेरे डॉटर्स को पढ़ाऊं, ये प्रोडक्शन नहीं है। सिंपल रीजन है, वहां मनी मोटिव मिसिंग है। अच्छा, कोई गिर रहा था या किसी का एक्सीडेंट हो रहा था और अपन ने बचा लिया, क्या है ये? कुछ नहीं है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है बस, उसका वांट सेटिस्फाई किया अपन ने बस, बट मनी मोटिव नहीं था। करेक्ट? बचाते वक्त जान अपन ये नहीं सोचते कि ये पैसा देगा अभी मेरे को, उसका जान बचाना ऑब्जेक्टिव रहता है अपने को, बराबर है? तो दिस इज व्हाट इज प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में दोनों चीजें होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए यूटिलिटी क्रिएट भी होना चाहिए और मनी मोटिव भी होना चाहिए। यूटिलिटी क्रिएट करने के 6 मेथड्स है। कितने? 6। पहला मेथड है फॉर्म यूटिलिटी। आप किसी चीज का फॉर्म चेंज कर लो, उससे आपका यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि क्लॉथ टू कर्टन या कॉटन टू क्लॉथ भी हो सकता है। करेक्ट? तो फॉर्म यूटिलिटी हो गया वो, you are changing the form and you are able to create utility out of it. Second is place utility, means आप उसका सिर्फ प्लेस चेंज कर रहे हो जिससे आपका यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, जैसे कि बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी टू बुक स्टोर या टू योर प्लेस। बुक स्टोर से आपके प्लेस पे आ रहा है या लाइब्रेरी से आपके प्लेस पे आ रहा है। अगर बुक्स का जगह चेंज हो रहा है, उससे यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, या बुक स्टोर से लाइब्रेरी भी पहुंच रहा है तो भी यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहां से स्टूडेंट्स बोरो कर सकते हैं फिर। करेक्ट? तो can we say place utility is created by dash services? Transportation, because by transportation services you change the place। याद सिंपल रखना है आपको, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से क्या होता है? प्लेस चेंज होती है। तो आप यहां पे लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कहां पर? प्लेस यूटिलिटी के वहां पर, राइट देयर। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिख रहे हो क्या सब लोग? इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलने वाला, आपको लिखना पड़ेगा। रनिंग नोट्स जो मैं लिख रहा हूं उसका सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, ये जो मैं लिख रहा हूं ऑब्वियसली ये इरेज हो जाता है बाद में। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। व्हाट यू डू हियर? यू चेंज द टाइम ऑफ कंजम्पशन एंड यू आर एबल टू क्रिएट यूटिलिटी आउट ऑफ इट। यस, आपका जो टाइम है, टाइम यूटिलिटी, वो किससे क्रिएट होता है? वेयर हाउसिंग सर्विसेज से होता है। तो यहां पर आप लिख दोगे वेयर हाउसिंग।
वेयर हाउसिंग सर्विसेज, गोडाउन वगैरह। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखा है मैंगोज व्हेन दे आर राइपन। आपके मैंगोज जो है वो ग्रीन दिख रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उसे पकने के लिए रख देते हो, और जब वो येलो हो जाएंगे तब उसे कंज्यूम करते हो, तो आपको मजा आएगा। जब वो ग्रीन थे तभी कंज्यूम कर लेते तो उतना मजा आता क्या, नहीं। तो कैन वी से इसका मतलब आपने यूटिलिटी क्रिएट किया जस्ट बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ कंजम्पशन, करेक्ट। सेम थिंग हैपेंस विथ राइस, सेम थिंग हैपेंस विथ वाइन। इनको क्या करते हैं ये लोग, स्टोर करते हैं, और जितना पुराना वाइन रहेगा या राइस रहेगा उतना उसका टेस्ट बेटर होता है और उसका प्राइस भी बेहतर मिलता है, राइट। पर्सनल यूटिलिटी, व्हाट यू डू इन पर्सनल यूटिलिटी, यू गिव द पर्सनल सर्विसेज एंड देयर बाय यू आर एबल टू क्रिएट यूटिलिटी। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये टीचर का पर्सनल सर्विस हो गया, तो ये हो गया पर्सनल यूटिलिटी। आपका तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पर रोबोट्स नहीं रहते, डॉक्टर रहते। डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते, आपका पूरा हालत चेक करते, अगर जरूरत गिरेगी तो आपको एडमिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये डॉक्टर ने क्या किया, पर्सनल सर्विसेज दिया। इंजीनियर बिल्डिंग बनाते, आर्किटेक्ट उसका स्ट्रक्चर रेडी करते, इंटीरियर्स उसके अंदर का डेकोरेशन करते, ये सब जगह प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल सर्विसेज देके आपको यूटिलिटी क्रिएट करा रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज पोजीशन यूटिलिटी। कुछ चीज जो आपके पोजीशन में है जिसकी वजह से आप यूटिलिटी क्रिएट कर पा रहे हो उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अर्जेंटली आपको कॉल करना था, मोबाइल आपके पास था, पोजीशन यूटिलिटी, करेक्ट। आपको अर्जेंटली कहीं जाना था, व्हीकल आपके पास अवेलेबल था, पोजीशन यूटिलिटी। आपको एग्जाम के पहले पढ़ना था, रिवीजन नोट्स आपके पास अवेलेबल हो गए, पोजीशन यूटिलिटी, करेक्ट। तो हर चीज जो आप पोजेस करते हो जिसकी वजह से आपका वांट सेटिस्फाई हो सकता है उसको बोलना चाहिए पोजीशन यूटिलिटी। लास्ट इज नॉलेज यूटिलिटी। सिर्फ पोजीशन रहने से कुछ नहीं होता, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है रिवीजन नोट्स कैसे बने, किसके बाद क्या पढ़ना है, तो आप उससे यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास कार है बट ड्राइव करना नहीं आता, तो क्या यूटिलिटी क्रिएट करोगे, जाना तो बाहर है, कार भी है, चाबी भी है, बट आपको ड्राइव करना नहीं आता, तो you don't have knowledge. That means for satisfying your wants you need to have knowledge also, that is called knowledge utility, correct. So how many types of utility, 6, बोलिए। क्रिएट हो रही है ना, अपन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी पढ़ रहे फिलहाल, यूटिलिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं, तो यहां पर यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, बराबर। फर्स्ट भाई ध्यान दो, चेंजिंग द प्लेस यू आर एबल टू क्रिएट यूटिलिटी, changing the form you are able to create utility, changing the time, then personal utility by giving the personal services, then possession by possessing something, and lastly knowledge। तो ये 6 टाइप के यूटिलिटी क्रिएशन है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप सबको पता है 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बराबर है। तो इन चारों की वजह से प्रोडक्शन होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। डू यू रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू फॉर फंक्शन, डिमांड फंक्शन के वक्त भी मैंने बोला था आपको, देखो डिमांड फॉर गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, क्लोज, करेक्ट। ये जो लिखा है ये क्या है, डिमांड फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन जब आप लिखते हैं तो इधर जो लिखा रहता है ये क्या होता है, तो उसको बोलते हैं सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब क्या, आप फ्रीली इसको चेंज करोगे। और जो लेफ्ट साइड लिखा है ये क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, मतलब राइट साइड वाली चीजें चेंज होगी तो लेफ्ट साइड वाला चीज चेंज होगा, करेक्ट। वैसे सेम यहां पर भी ये सब क्या बन गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आप चेंज करते जाओ, डिपेंडेंटली क्या चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा।
ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है। अंडरस्टूड? आपका आउटपुट इन सब चीजों के क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, इनके क्वालिटीज पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट? जितना क्वांटिटी क्वालिटी बेहतर उतना आउटपुट ज्यादा। नेक्स्ट, लॉ पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, दो लॉ। कौन सा दो लॉ पढ़ने वाले हम लोग? पहला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है, मगर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन के लिए एप्लीकेबल है। लॉन्ग रन क्या होता है और शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जो 1 ईयर से कम है, लॉन्ग रन ऐसा पीरियड जो 1 ईयर से ज्यादा है। अरे अपने अकाउंट्स में पढ़ा ना अपने, करंट एंड नॉन करंट, ऐसा नहीं होता है? अच्छा, तो प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज शॉर्ट रन देन। एटलीस्ट वन फैक्टर विच इज फिक्स्ड। श्योर? मोर देन वन भी रहेगा? चारों रहेंगे तो फिक्स्ड, तो भी शॉर्ट रन है। ओके। एंड अगर चारों वेरिएबल बन गए तो लॉन्ग रन में जाएगा। बिल्कुल सही। तो जो आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है ना, ये अकाउंट्स जैसा 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 6 मंथ्स, ऐसा कुछ पीरियड डिफाइंड नहीं है। सिंपल बोला है, अगर आप चारों फैक्टर्स को चेंज कर पाते हो तो वो लॉन्ग रन है, अदरवाइज वो शॉर्ट रन है। ठीक है? तो अगर शॉर्ट रन रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन रहेगा तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। याद रखिए ये जो वर्ड है ना स्केल, चेंजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट मतलब चारों फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। जब अपन ये वर्ड यूज करते हैं चेंजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट, मतलब वी आर चेंजिंग ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके? यहां पर अब इस चैप्टर में हम दो पार्ट पढ़ेंगे इकोनॉमीज में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इकोनॉमीज क्या होती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मतलब क्या? पहले मैं बेसिक पूछा आपको, इंटरनल एक्सटर्नल पूछा ही नहीं मैंने। इकोनॉमीज मतलब क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या? अच्छा, या एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट। तो डिस इकोनॉमी क्या रहेगा? डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज होने के फायदे भी है, नुकसान भी है। अगर फायदा रहेगा तो उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अगर नुकसान रहेगा उसे डिस इकोनॉमी बोलते हैं। पहले लिख दो आप इकोनॉमिक्स के वहां पर एडवांटेजेस। इकोनॉमीज मतलब क्या? एडवांटेजेस। एडवांटेजेस। अब इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब क्या? जब, ध्यान से सुनो, आपकी कंपनी आउटपुट ग्रो कर रही है और फायदा सिर्फ आपकी कंपनी को हो रहा है, उसको बुलाते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। बट जब ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो होती है और फायदा हर कंपनी को होता है जो उस इंडस्ट्री में है, पूरे इंडस्ट्री को होता है, इसका मतलब उसे बुलाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। समझा इंटरनल और एक्सटर्नल क्या बोल रहा हूं मैं? जब आपकी कंपनी ग्रो होगी फायदा सिर्फ आपको होगा, इंटरनल। आपकी कंपनी नहीं, पूरा इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है और फायदा आपको भी मिल रहा है, हर कंपनी को मिल रहा है, पूरे इंडस्ट्री को मिल रहा है, क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। करेक्ट? एक एक करके ये सब चीजें पढ़ेंगे। अपन सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात करते सबसे पहले वो फैक्टर्स के बारे में। 4 फैक्टर्स लिखे, चारों फैक्टर्स को डिटेल में समझ लेते। सबसे पहले लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड सिर्फ जमीन नहीं होता इकोनॉमिक्स में, जमीन, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर तीनों चीजें कवर होती है। ऑल गिफ्ट ऑफ नेचर इज कंसिडर्ड टू बी लैंड, इंक्लूडिंग फॉरेन, ये इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, क्या, फॉरेस्ट रिजर्व, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट रिजर्व्स, या आप बोल सकते हो एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, हर चीज क्या है? लैंड है। ठीक है? तो क्या लिखा है? लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड बेसिकली इसके कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब आज भी फ्री में अवेलेबल है क्या? नहीं, हमको बाय नेचर फ्री मिल रहा है, मगर हम एक दूसरे को फ्री में नहीं दे रहे ना। करेक्ट। सॉइल, ये मेरा जमीन है, मैं क्यों किसी और को फ्री में दूंगा ना। इनफैक्ट सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज जमीन है। करेक्ट। तो इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब जब नेचर से अपने को मिला था तब फ्री में मिला था। नाउ इट्स इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट्स अ पैसिव फैक्टर भी बोलते हैं। लिख दो उधर पैसिव फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्टिव या पैसिव? खुद से कुछ नहीं करता, मतलब खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लैंड बाय इटसेल्फ कैन नॉट प्रोड्यूस। आपने जमीन खरीद ली, आप जमीन के सामने खड़े हो और बोल रहे हो चलो अनाज उगाओ, कुछ नहीं होगा उससे। बराबर है? ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं उसको टू मेक द प्रोड्यूस। बराबर है? देन लिमिटेड अवेलेबिलिटी, भाई नेचर से ही मिला तो अवेलेबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा। नो सप्लाई प्राइस, मतलब क्या? एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं मिलेगा अगर एक्स्ट्रा प्राइस दोगे तो, क्योंकि सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई लिमिटेड है। करेक्ट। सो नो सप्लाई प्राइस। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर इकोनॉमी एंगल से बात करूं पूरे, तो इसका इलास्टिसिटी होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। बट अगर इंडिविजुअल एंगल से बात करेंगे तो आपका लैंड मेरा लैंड, मेरा लैंड उसका लैंड, ये बन गया इलास्टिक। क्योंकि अगर सामने वाला मेरे को बोल रहा है तेरे लैंड के लिए मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूं, जबकि प्राइस उसका 50 लाख है, तो मैं बोलता ले भाई, और चाहिए तो उधर भी एक जमीन है, दूं क्या? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो मैं सप्लाई ज्यादा कर रहा हूं। बट ये इंडिविजुअल हो गया, पूरी इकोनॉमी अपनी इतनी लोगों की है, तो ऑब्वियसली ये लोगों में हमारा इलास्टिसिटी क्या रहेगा? इन इलास्टिक रहेगा, क्योंकि इसको हम और बढ़ा नहीं सकते, नेचर ने अपने को उतना ही दिया है। करेक्ट। इम्पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, बिकॉज लैंड जो है उसका कोई शेल्फ लाइफ नहीं होता, खराब नहीं होता है। इट हैज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। बोलो एक बार, ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स होते हैं लैंड के अंदर। मतलब लैंड एक तो आप सबको पता होगा कि होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लैंड है, बाजू में आपका लैंड है, तो दोनों लैंड का क्वालिटी ओजस, दोनों लैंड का क्वालिटी सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग रह सकता है। बराबर है? लैंड डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मेरा लैंड ज्यादा फर्टाइल रह सकता है, आपका कम रह सकता है, वैसे वर्षा भी हो सकता है। बराबर है? नंबर 1 वो हेट्रोजीनियस है। नंबर 2, अब सपोज मेरा लैंड का फर्टिलिटी ज्यादा है, आपका लैंड का फर्टिलिटी कम है, तो आप मेरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वो जो पावर्स है वो क्या है? नेचुरल पावर्स है। समझे कुछ? इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। करेक्ट। इसलिए तो अपन कभी कोई ऑफिस खरीदने जाते, सपोज ये ऑफिस है, जैसे अब इसको खरीदने के लिए कोई आया तो ये पूछेगा कोई, क्या ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? पूछेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली। बट अगर सपोज बाजू में मेरा ओपन प्लॉट है और आप खरीदने आए, आप मुझे बोलोगे कि कितना पुराना लैंड है, मैं समझ जाऊंगा पहली बार डील कर रहे है ना। कितना पुराना लैंड है मतलब भाई, जब से अर्थ है तब से है भाई। समझे कि नहीं? और उसका लैंड का आप लाइफ पूछ कर क्या करोगे? वैसे भी उसका लाइफ तो लिमिटेड है ही नहीं। बिल्डिंग का लाइफ लिमिटेड होता है, 50 साल, 80 साल, एक सर्टेन लाइफ होता है बिल्डिंग का, इसलिए अपन पूछते हैं कि कितना साल पुराना है। अंडरस्टूड? लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर काम कर रहा है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। जो अपन लोग नॉर्मली बोलते हैं ना डे टू डे एक्टिविटी में, लेबरर काम करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबरर काम करता है, और जो वो काम कर रहा है उसको लेबर बोलते हैं। तो इसको बहुत सिंपल वर्ड में अगर पुटअप करूं तो वर्कर इज लेबरर, वर्क इज लेबर। इतना सा याद रखो बस चीज, वर्क इज लेबर, वर्कर इज लेबरर। ठीक है? तो लैंड अपन अपन किसको पढ़ रहे? अपन लेबरर को पढ़ रहे या लेबर को पढ़ रहे? लेबर, मतलब अपन किसको पढ़ रहे? वर्क को पढ़ रहे। तो वर्क किसको बोलेंगे? फिजिकल भी वर्क है और मेंटल भी वर्क है, दोनों वर्क है। करेक्ट? तो लेबर रेफर्स टू ऑल दोस फिजिकल एंड मेंटल वर्क विच इज डन टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए आप जो काम कर रहे हो वो सब के सब काम क्या बन गए? लेबर बन गए। इसका मतलब इकोनॉमिक्स ने सीए को भी लेबर बना दिया है, क्योंकि हमारे काम को भी, मेंटल काम को भी उन्होंने क्या बोला? लेबर है। समझा कि नहीं?
तो जो वो काम कर रहा है वो क्या है? लेबरर। तो तुम क्या बनने वाले हो? लेबरर, है ना? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर या लेबर, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। सबसे पहले एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट, लेबर कैन वर्क ऑन इटसेल्फ, इट कैन प्रोड्यूस ऑन इटसेल्फ। एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखो उधर। एक्टिव फैक्टर के उधर क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। सेकेंड चीज, पेरिशेबल फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशेबल फैक्टर? द पर्सन कैन डाई, मतलब वो भाई उसका 50 साल 100 साल कुछ तो उम्र रहेगी, तो पेरिशेबल फैक्टर हो गया। गलत है ये। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि अपन लेबरर नहीं पढ़ रहे, लेबर पढ़ रहे, अपन वर्क की बात कर रहे हैं। लेबर लॉस्ट फॉर अ डे इज लॉस्ट फॉर एवर, व्हाट यू वर सेइंग अवनी, राइट? तो लेबर लॉस्ट फॉर अ डे इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब आज अगर मैं सोचूं कि मुझे काम नहीं करना है तो ये काम मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। अपन काफी बार बोलते हैं ना, आज का काम छोड़ यार कल करते, तो वो कल का काम होता है, आज नहीं होता है ना। समझे कुछ? आज दिन भर ब्रेक ले लिया, कल डबल काम कर दिया, तो कल जो काम किया ना वो नेक्स्ट डे का काम था। कभी ऐसा कैरी फॉरवर्ड ऑफ काम नहीं होता है। सर अब मैं वैकेशन पे जाने वाला हूँ 15 दिन, तो मैं एक साथ काम करके रख देता हूँ और मेरे जाने के बाद वो काम सप्लाई होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो कैन यू स्टोर योर वर्क? नो। समझा? दो एआई इज चेंजिंग मेनी थिंग्स, वी डोंट नो क्या होगा आगे, बट अभी तो एज ऑफ नाउ ये है कि पेरिशेबल फैक्टर है। आप आपका काम स्टोर करके रख नहीं सकते हो कभी, तो वो पेरिशेबल है। अगर एक दिन काम नहीं किया वो काम चला गया, वो काम वापस नहीं आ सकता। लेबरर एंड लेबर दे आर इनसेपरेबल। मेरे काम और मुझे कैसे अलग करोगे ना? सिंपल है। सप्लायर और वो जो वर्क है उसको कैसे अलग करोगे? लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। आपके बुक में चेक कर लो, लेबरर टू लेबरर लिखा है क्या? लेबरर करो उसको। अब जैसे कि अपन ने बोला कि आप सब लेबर बनने वाले हो, मतलब सीए, तो हर किसी का मेंटल एबिलिटी सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अभी भी हर किसी का फिजिकल या मेंटल एबिलिटी सेम है क्या? नहीं है। तो ये क्या होता है? लेबर इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस फैक्टर। रिमेंबर, लेबर इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस फैक्टर। ओके, देन लेबर सेल्स हिज सर्विसेज नॉट हिज स्किल्स। कोई भी लेबर रहेगा वो अपनी सर्विसेज बेचता है, अपनी स्किल्स नहीं बेचता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑडिटर बने तो आप क्लाइंट का सिर्फ ऑडिट करोगे, आप बुक्स का ऑडिट करोगे, आप उसको ऑडिटिंग कैसे करते वो सिखाओगे नहीं। सिंपल है। अब मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिलेबस, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे। समझे क्या? सो लेबर ऑलवेज सेल्स हिज सर्विसेज नॉट हिज स्किल्स। नेक्स्ट, लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर। उसका बार्गेनिंग पावर बहुत वीक है, बिकॉज ही नोज इट्स अ पेरिशेबल फैक्टर। तो अगर मुझे लग रहा है कि अरे यार कोई 1200 रुपये में काम देने को तैयार है मगर मुझे 1500 चाहिए, राइट? मैं सोच रहा हूँ नहीं नहीं 1500 में ही करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? मेरा पूरा 1200 रुपये चला जाएगा आज का, ना 1200 मिलेगा ना 1500 मिलेगा। समझ रहे हो कुछ? तो मैं, मेरे अंदर डर क्या है कि अगर आज ये मुझे काम दे रही है तो मेरा, अगर मैंने काम एक्सेप्ट नहीं किया तो ये काम मेरा चला जाएगा। सपोज मेरे पास कंप्यूटर है, मैं, ये मुझे 50,000 देने को तैयार है, मैं बोल रहा हूँ 60,000 का है, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। किसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है? मेरा, क्योंकि ये पेरिशेबल नहीं है। कुछ समझे? बट ये मेरा काम है जो मैं स्टोर नहीं किया हो कहीं पर। वो बोल रही है आके करोगे क्या काम? मैंने बोलूंगा हाँ करूंगा, 1500 रुपये। वो बोल रही है 1200। मैं सोच रहा हूँ छोड़ यार 1200 ले लेते, बिकॉज मुझे अगर आज काम नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरा डर होता है। हाँ, यस यस यस। फॉर एग्जाम्पल, अपन इनइलास्टिक डिमांड फॉर फिश या वेजिटेबल्स देख रहे थे, तो वाई वी वर नॉट हैविंग दैट बार्गेनिंग पावर? बिकॉज मुझे मालूम है कि आज अगर ये नहीं खरीदेगी तो कोई और
परसों नहीं खरीदेगा, तो नहीं बिकने का जो डर होता है ना, उसकी वजह से वो वीक बार्गेनिंग पावर में जाता है। समझ गए? नेक्स्ट इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का ऑफ लेबर। ये सिलेबस में दो जगह आता है, एक इधर आता है और एक एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई में आता है। करेक्ट? तो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का ऑफ लेबर अपन ने ऑलरेडी ओरली कवर किया था, आप देख लेते एक बार। वाई एक्सिस पे प्राइस है, मतलब वेज रेट है, लेबर का प्राइस क्या होता है? वेज रेट। और एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ लेबर है। तो अब देखो, जितना वेज रेट बढ़ेगा लेबर का सप्लाई उतना बढ़ेगा। करेक्ट? मगर एक एक्सटेंट तक बढ़ेगा। ये वो एक्सटेंट है W1, जहां तक आपने वेज रेट बढ़ाया, 0 से W1 तक आपने वेज रेट बढ़ाया, और मैंने क्या किया, 0 से L1 तक अपना लेबर का सप्लाई बढ़ाया। पहले आप वेज रेट थोड़ा कम दे रहे थे, मैं 1 घंटा काम कर रहा था, आप वेज रेट बढ़ाए, मैं 4 घंटा काम कर रहा हूँ, आप वेज रेट बढ़ाए, मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ। अब आप इसके आगे वेज रेट बढ़ाओगे ना, सपोज W2 कर दिया आपने, तो मैं 10 घंटे की जगह काम कितने पे लाया? 8 घंटे पे लाया। ऐसा क्यों किया मैंने? अपनी भाषा में इसको माज बोलेंगे, अपनी भाषा में इसको माज बोलेंगे, और कुछ नहीं। ऐसा था कि पहले मुझे जरूरत थी और आप मुझे वेज रेट दे रहे थे, आपका वेज रेट बढ़ता गया, मेरे को लगा वाह अच्छा है, मैं और काम करूं और काम करूं और काम करूं। अब जब 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी क्या है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और फिर मुझे लग रहा है कि अब एक्स्ट्रा वेज रेट अगर आया ना, तो मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं कम काम करूंगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकूं। मतलब ही आवर्स ऑफ वर्क विल बी reduced बाय आवर्स ऑफ लीजर। लीजर मतलब आराम। करेक्ट है ना? क्यों वैकेशन चाहिए अपने को? वैकेशन कोई काम होता है क्या? नहीं, बट अपने को वैकेशन चाहिए बिकॉज अपन काम करके थक जाते। जनरली आपको पेरेंट्स वैकेशन की कब ले जाते हैं? जब आपकी एग्जाम्स खत्म हो जाती। करेक्ट? क्योंकि आपने भाई कुछ काम किया है। तब तक वो भी क्या कर लेते, कुछ काम कर लेते। राइट? और फिर फैमिली क्या करती है, वैकेशन पे जाती है। करेक्ट? तो ये क्या रहा, आवर्स ऑफ वर्क कम किया, आवर्स ऑफ लीजर बढ़ गए। ये एक एक्सटेंड के बाद ही होता है। और अगर आप सप्लाई कर्व देखोगे, तो ए से बी तक का सप्लाई को आपको नॉर्मल सप्लाई कर्व दिख रहा है, वेज रेट बढ़ रहा है, लेबर का सप्लाई बढ़ रहा है ए से बी तक। बट बी से सी और सी से डी वाला पोर्शन आपको क्या दिख रहा है? बैकवर्ड बेंडिंग दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। इट इज ड्यू टू, लिखो उधर, ट्रेड ऑफ बिटवीन, ड्यू टू, याद है मैंने आपको ट्रेड ऑफ वर्ड का मीनिंग भी बताया था, एक को बढ़ाकर दूसरे को कम करना। ट्रेड ऑफ बिटवीन आवर्स ऑफ वर्क एंड आवर्स ऑफ व्हाट? लीजर मतलब आराम, सुस्त। ठीक है? समझ गए? तो दिस इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। लैंड कवर किया, लेबर कवर किया अपन ने। कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये अपन बाद में कवर करेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही है। आपके फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में आज आप पढ़ोगे, ऑलरेडी आप कहां तक पढ़ चुके हो? 147 तक पढ़ा क्या? 164, 165 तक पढ़ लो, 165 एवरीवन। और आपको याद है इसके अलावा आपको क्या होमवर्क करना है? आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 के मॉड्यूल के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करना। मॉड्यूल के एमसीक्यूज जैसे मॉड्यूल में होते हैं, वैसे के वैसे पेपर में कम से कम 8 से 10 मार्क के लिए आते हैं। 8 से 10 मार्क के लिए इतनी सी मेहनत कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंट आउट निकालना है, फ्रेश पेज पे सॉल्व करना है, लास्ट में आंसर चेक करने हैं। आंसर मैच हुए वेरी गुड, नहीं मैच हुआ मुझे पूछो डाउट। ठीक है? आपस में डिस्कस करना है कर लेना, इजीली सॉल्व हो गया तो ओके, नहीं तो दोनों मेरे पास आना। थैंक यू वेरी मच गाइस।